जैसे कि आप लोग जानते हो एसएफएम की टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए या फिर दिसंबर 2023। सीए फाइनल वालों का नवंबर में होती है और सीएमए फाइनल और कैप 3 नेपाल वालों के लिए दिसंबर में होती है। तो उनका हम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें आज तक हम लोगों ने 5 टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं। क्या कहते हैं 17 सितंबर वाले भी टेस्ट हो चुका है जिसमें से हमने आपका फोर्थ टेस्ट का रिव्यू नहीं दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ टेस्ट पे बात करने जा रहे हैं कि किसने कितना मार्क्स स्कोर किया हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। थोड़ा सा हम सॉल्यूशन पे भी डिस्कशन करेंगे। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लीजिए और सॉल्यूशन भी आपको उसके साथ मिल जाएंगे। अभी हमारा 2 टेस्ट बाकी है, याद रखिएगा ये जो 2 टेस्ट है आपका फुल फेज 100 मार्क्स का होने वाला है और ये जैसे एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वैसे होंगे। 100% क्वेश्चन तो मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन मॉडिफाइड नहीं होता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 50% क्वेश्चन मॉडिफाई करूँगा, 50% तो आपको सिमिलर ही रहेगा पिछले जैसे। और इसमें आपका चॉइस भी रहेगा और थियरी भी रहेगा, तो इस बार आप लोगों को थियरी भी पढ़ना है, याद रखेंगे। और थियरी के लिए जो सीए फाइनल क्वेश्चन है उसके लिए ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। खास करके 4 चैप्टर मेजर होता है थियरी का, लेकिन थियरी कहीं से भी आ सकता है। तो जो न्यूमेरिकल पेपर से आपके थियरी आते हैं जैसे फॉरेक्स डेरिवेटिव में बोलेगा शॉर्ट नोट लिख दो आप नोस्ट्रो वस्टो लोरो अकाउंट पे, तो आराम से लिख सकते हो। बोलते शॉर्ट नोट लिख दो आईआरपीटी पे, शॉर्ट नोट लिख दो कॉल पुट पे, तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो थियरी होते हैं वो 4 चैप्टर से होते हैं आपका सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड पहला चैप्टर जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी उसमें से आपका आता है। तो 4 चैप्टर जो है उससे आपका थियरी आता है। इसके यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी हमारा डला हुआ है, उसको आप देख के चेक कर सकते हो। और बाकी जो है सीएमए वाले का अलग पेपर रहेगा, सीएमए वाले का और कैप 3 वाले का पेपर जो रहेगा आपका वो एक जैसा रहेगा क्योंकि कैपिटल बजटिंग उसके में आते हैं। और सीए वाले के जो नवंबर 2023 है उसमें तो कैपिटल बजटिंग नहीं है। हाँ, जो मई 2024 से जो आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हुई है सीए फाइनल वाले का उसमें ज़रूर है। तो वहाँ पे कैपिटल बजटिंग आएगी तो उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी तो हम नवंबर 2023 का टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें हम कैपिटल बजटिंग पूछने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। तो सीए वाले का पेपर अलग रहेगा, सीएमए वाले का पेपर आपका अलग रहेगा। जो आज तक अभी अगर टेस्ट में अपीयर नहीं हुए तो याद रखिएगा, आप टेस्ट में अगर अभी आप अपीयर नहीं हो रहे इसका मतलब आपका प्रिपरेशन सही नहीं है। तो जब आपका अभी तक प्रिपरेशन सही नहीं तो एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा मार्क्स ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और धीरे धीरे देखिएगा आप लोग की रेशियो भी कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी 30% तो रिड्यूस हो चुके हो, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि कम से कम 30% ही रिड्यूस हुए हो। अभी भी 70% स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर हो रहे हो, ये थोड़ा सा अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सीरियसली नहीं ले रहे हो। कुछ ही स्टूडेंट है मुश्किल से 25-30 या 50 स्टूडेंट, 25-30 स्टूडेंट, थोड़ा-सा और ज़्यादा, थोड़ा-सा रेशियो कम होते जा रही है। सिर्फ़ इतने ही स्टूडेंट जो है वो सीरियसली ले रहे हैं टेस्ट को, बाकी सब कैजुअली ले रहे। बट हाँ, इस बार फ़ेल करने की रेशियो थोड़ा कम था। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं हम इस सीरीज़ में। हाँ, इसमें अगर एक बार मैं परफ़ॉर्मेंस की बात करूँ तो इस टेस्ट में जो कंपैरेटिवली आप लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि हो सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा हमने डिफ़िकल्ट नहीं बनाया, या जितना मॉडिफ़िकेशन किया वो ओके है आपको डाइजेस्ट करने के लिए। 3 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स ले आए यानी कि 100% मार्क्स स्कोर किए हो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अब मोर देन 75% मार्क्स स्कोर करने वाले अभी भी रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही है। 14 स्टूडेंट इस बार हुए हो, जबकि नॉर्मली आपका 8-9 स्टूडेंट ही होते थे। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस इस टेस्ट का आपका कंपैरेटिवली अच्छा रहा। अगर मैं देखूँ कि सबसे ज़्यादा से लोवेस्ट की तरफ मार्क्स किसने स्कोर किया है तो आप नाम सुजीत, अभिषेक, कनिका, पारस, आंचल, दिगंबर, अनंत, दिव्या, आकांक्षा, दीपक, ज्योति, संगीता, शिवम एंड कृष्णा, इतने स्टूडेंट ने मोर देन 75% मार्क्स लाए और बाकी जितने भी उनका 75% से कम मार्क्स है। और इन लोगों की देखा जाए तो पहले के टेस्ट में कैसा मार्क्स था ये भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। सुजीत को थोड़ा सा 2 मार्क्स मिलना चाहिए था टेस्ट 2 में, उनको 2 मार्क्स कम मिले थे तो उनको 2 मार्क्स बाद में जाके आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अब तक के तीनों टेस्ट को मिला के, चारों टेस्ट को मिला के जो आपका क्यूमुलेटिव मार्क्स बनते हैं उसमें मैं जब मैंने रैंकिंग किया है तो अभी टॉप पे चल रहे हैं सुजीत, सेकंड पे पारस, आंचल, अभिषेक, दिगंबर, कनिका, अनंत, शिवम, संगीता एंड सूरज। इस तरीके से टॉप 10 स्टूडेंट का मैंने नाम डिस्प्ले किया है क्योंकि आपको पता है टॉप 3 को कुछ गिफ्ट भेजूंगा। कुछ भी गिफ्ट होगा आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी 3 टेस्ट का मार्क्स अभी इंक्लूड होना बाकी है। हाँ, इनका 2 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप लोग तो ये बन जाएगा 123 का। देख लो जी पारस, आपको कितना लाना है, थोड़ा सा और मार्क्स लाना है तो आप इनको जीत सकते हो, थोड़ा सा और मेहनत करना है। समझ में आ गए? आंचल को भी थोड़ा सा ही मेहनत करना है तो यहाँ तक compete कर सकते हो। तो बस 2-4 मार्क्स की खेल है।
एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो जो अभी आगे हो पीछे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ ध्यान रख के पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एसएफएम पढ़ना है, बैलेंस स्टडी करना है। बात याद रखिएगा, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो बाकी के 3 पेपर भी पढ़ने हैं, और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो बाकी के 7 पेपर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ अच्छा मार्क्स लाना तो इसी में लगे रहे, ऐसा नहीं है। बैलेंस स्टडी हमेशा होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पूछा था, और इसमें थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया था। क्या किया था देखिएगा, रिक्वायरमेंट है, हमने बोला है कि द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन टू 16% पर एनम फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तीसरे एंड चौथे साल का मैंने बोला है 16% पे डाउन जाएगी, और देयर आफ्टर इट विल स्टेबलाइज इंडेफिनिटली। देयर आफ्टर इट विल स्टेबलाइज इंडेफिनिटली, उसके बाद स्टेबलाइज होगा। अब कितने रेट पे स्टेबलाइज होगा मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है कैलकुलेट द स्टेबल ग्रोथ रेट। अगर इसका मतलब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे स्टेबल ग्रोथ रेट पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोगों में से इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाए, अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाले आप लोग इसी क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट 2 ईयर में 20% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद 2 साल में हमने डिक्रीज कर दिया, और देयर आफ्टर स्टेबलाइज। स्टेबलाइज होगा ये बता दिया, और मैंने कितने पे स्टेबल होगा ये पूछ रहा हूं। इसका इनडायरेक्ट हिंट है ना कि स्टेबल 16% पे नहीं हो रही है। बहुत सारे आप में से 16% पे स्टेबल कर देते हो, ऐसे कैसे कर दोगे बताइए। यानी कि आपको मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, कि मेरा पहला साल में कितना रेट चल रहा है बताओ, 20% का ग्रोथ है, फिर 20% का ग्रोथ है, 16% का ग्रोथ है, 16% का ग्रोथ है, और ये ग्रोथ हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं पता कितने पे स्टेबल होंगे। ये ग्रोथ रेट आपसे मैंने पूछा है, ध्यान से रखिएगा। और एक और भी बात, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है प्रोपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ 4। प्रोपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ 4 का मतलब D0 नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रहे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है तब आप अगर D0 को D1 ले लो या D1 को D0 ले लो, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, और अगर आपने D0 को D1 ले लिया या D1 को D0 ले लिया तो गए, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। समझ जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम स्पीड स्लो रखिए, मिस्टेक नहीं करिए। मैंने क्लियरली बोला प्रपोजिंग अ डिविडेंड मतलब ये D1 ही होगा। प्रपोजल प्रपोज कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे, फ्यूचर के लिए डेट आ रही है, और लिखा भी है नेक्स्ट ईयर के लिए। D0 कैसे अज्यूम कर सकते हो, बिल्कुल नालायक हो, ऐसे समझ जाओ जिसने भी D0 अज्यूम किया है। वापस आ जाइए, अब ये ग्रोथ निकालना है, कैसे निकालोगे। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो अब आपको समझ आ गए होंगे, बस यही सिंपल सी बात है। ये देखिए कि यहाँ की ग्रोथ निकालना है। अब आप मुझे बताइए, प्रोपोजिंग दिया है मतलब D1 दे दिया है मैंने, तो मुझे बताइए इसमें 20% ग्रोथ ऐड करोगे, यहाँ का डिविडेंड आ जाएगा। 16% ग्रोथ ऐड करोगे, यहाँ का डिविडेंड आ गया। अगेन 16%, यहाँ का डिविडेंड आ गया। अब यहाँ का डिविडेंड नहीं मालूम, क्योंकि ये ग्रोथ हमें निकालना है, तो ठीक है D5 हमने इतना रख लिया। अब मुझे बताइए D5 आ गई, और P4, D4 का डिस्काउंट करूंगा, अगर मैं इसको डिस्काउंट करूं तो P4 आ जाएगा। बट हमें नहीं पता, क्योंकि ग्रोथ नहीं मालूम है, तो ये P4 नहीं निकाल सकते। ठीक है, बाकी हमने आज का प्राइस तो दे रखा है ना आपका P0। P0 तो दे रखा है ना, बताइए P0 हमने कितना दे रखा है। कहाँ गई, ये रहा 84 रुपीज का समथिंग का होगा आपका P0। कितने पे है हमारा P0, है हमारा 84.64 का दे रखा है मैंने क्वेश्चन में। तो आप एक काम करिए, P0 ये निकल के आ गई कैसे, सबको अगर डिस्काउंट कर दूं, ये सारे जो PV है, ये जितने भी डिविडेंड आए सबको प्रेजेंट वैल्यू में डाल दो, और P4 को भी प्रेजेंट में लाना है। तो ये रहा, P4 को भी हमने प्रेजेंट में ला दिया। तो ये जो अमाउंट होगी आज के प्राइस की इक्वल होगा। आज का प्राइस हमारा 84, इसको सॉल्व कर दिया जाए, ग्रोथ आ जाएगा आपका 15%। वेरी सिंपल, याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन मतलब जो स्टेबल ग्रोथ रेट है पूछा है। जैसे अभी मई 2023 में भी क्वेश्चन आया था, वहां भी स्टेबल ग्रोथ रेट पूछा था, लेकिन वहां स्टेबल ग्रोथ रेट के अंदर क्लियरली वो बोल दिया था कि लीनियरली डिक्रीज हो रहा है 1%, और देयर आफ्टर इट विल बी स्टेबलाइज। तो लीनियरली डिक्रीज होकर स्टेबलाइज होगा, तो स्टेबलाइजेशन का रेट तो ऑलरेडी दे रखा था, वहां कैलकुलेट नहीं करना था, यहाँ मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बॉन्ड का पूछा था, इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया था, बस छोटा सा मैंने थर्ड पॉइंट इसमें ऐड किया था। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका सेम था। और हाँ, मैंने डिस्काउंट रेट में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने की कोशिश किया था, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे उसमें डबल ए रेटेड बॉन्ड था, मैंने इसमें ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड कर दिया था। तो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड की आपका क्या लेना पड़ेगा, इसमें डिस्काउंट रेट लेना है, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। हाँ, इसमें एक लाइन डाल दिया, और आपको बता दूं, ये मैंने लाइन क्या इंसर्ट किया, आप लोगों की हवा हो गई। आप मुझे बताइए, री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है,
तो ये नहीं निकाल पा रहे, क्यों नहीं निकाल पाए बताना। ये मैंने कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछा था। अगर आपको लग रहा है कि मैंने नया पूछा तो आप धोखे में जी रहे हो, याद रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे आरटीपी में या पहले की क्वेश्चन आपकी आ चुकी है। बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी क्वेश्चन कौन सी रेफरेंस वाले था, ताकि एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हम कहाँ हैं, डेरिवेटिव सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बॉन्ड के क्वेश्चन में ना। ये जो भी मैंने कुछ पूछा है, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं पूछा। ये देखो, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एमटीपी में 2015 में, जिसमें पूछा गया था कंप्यूट री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ दिस बॉन्ड। हमने यही रिक्वायरमेंट क्या किया है, उस क्वेश्चन में डाल दिया जो आपको पूछा गया था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, उसके बावजूद भी अगर आप इतना भी नहीं झेल पाते हो तो आपका लॉजिक क्लियर नहीं है। आपको याद होगा जब हम लोग वाईटीएम निकालते हैं, वाईटीएम जब निकालते हैं तो वाईटीएम का कुछ एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या होता है, कोई भी कंपाउंडेड रिटर्न निकालते हो ना, उसका अजम्पशन ये होता है कि जो बीच के पीरियड में जितना भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा टाइम वैल्यू की कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंपाउंडेड रिटर्न क्या कहता है, मुझे बताना थोड़ा ध्यान से। आपने 1000 रुपये लगाया और कंपाउंडेड रिटर्न अगर आप कमाते हो तो फर्स्ट ईयर का 10% हो, मान लीजिए तो 100 कमाया, और अगर ये 100 रिसीव कर लेते हो ना तो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट आपका हो जाता है 100, जबकि ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है। सोचो आपने 100 रुपीज लगाया कंपाउंड रिटर्न पे और 10% का कंपाउंडेड रिटर्न था, मान लो आपको 100 रुपीज का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बनता है। अगर ये इंटरेस्ट आप रिसीव नहीं करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगले बार की जो इंटरेस्ट जाएगी ना आपका 1100 पे, यानी कि 110 बनेगा। लेकिन ये 110 तब बनेगा जब यहाँ पे रिसीव नहीं करोगे। लेकिन ये अगर 100 रिसीव कर लोगे तो आपकी इंटरेस्ट कितना बनता है, याद आ रहा होगा आपको, 100। तो मुझे बताइए, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो फिर ये कंपाउंडेड कैसे हुआ? तो बोलोगे सर ये सिंपल हो गया। सिंपल भी नहीं है, याद रखिएगा। तो इस केस में हम लोगों ने क्या बताया था कि देखो, ये भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही है, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या हो जाता है कि इस पैसे को हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किस रेट पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हमारा रिटर्न है। तो वाईटीएम जो बताता है आपको कि हम कितना % रिटर्न कमा रहे हैं, तो जो रिटर्न आप कमाए हो उसी पे आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब तक कुछ ना बोला गया हो। या तो हम ये पूछते कि ये बता दीजिए कि आपका रियलाइज्ड यील्ड कितना होगा इफ री इन्वेस्टमेंट इज मेड एट समथिंग % रेट, उस केस में सिचुएशन कुछ और बनती। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सिंपली बोला है री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट बताओ। मतलब हमारा जो वाईटीएम निकाला गया है, बॉन्ड के अंदर तो पैसे रिसीव कर लेते हैं, तो जो अमाउंट आपने इंटरमीडिएट अमाउंट रिसीव कर लिया होगा उसको री इन्वेस्ट आपने वाईटीएम पे किया होगा। तो री इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट अमाउंट बताना है सिर्फ। तो आपको सिंपली क्या करना था बताओ, आपने जितने भी पैसे रिसीव किए थे इंटरमीडिएट पीरियड में, सबको आपको क्या कर देना है, री इन्वेस्ट कर देना है। ये देखो, आपने 150 रिसीव किया, जितने भी री इन्वेस्ट किए हो सारे अमाउंट को री इन्वेस्टमेंट करके, इसको तो री इन्वेस्ट नहीं करो क्योंकि एंड का डेट का है, तो ये चारों अमाउंट को री इन्वेस्ट करके यहाँ का अमाउंट पहुंचा दीजिए। और आपने कितने पैसे लगाए हो बताइए, आपने लगा रखे हो 600 अमाउंट, तो जो आपका इन्वेस्टेड फ्यूचर वैल्यू होगा उसमें से 600 माइनस कर देना। ये देखो, तो यानी कि 246 आपका री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जो री इन्वेस्ट करोगे किस रेट पे, 14.25 पे, क्योंकि आपकी जो वाईटीएम आया था कितना बताइए, 14.25। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन आप इंटरपोलेट कर, ये अप्रॉक्स नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी एक्यूरेट है। अप्रॉक्सीमेट तो हमारा था 14.3 का, ये था हमारा अप्रॉक्सीमेटियम। ठीक है, तो आपको 14.25 जो बन रहा था उसी रेट पे री इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए किसी ने इंटरपोलेट, इस क्वेश्चन में हमने इंटरपोलेट नहीं किया क्योंकि आपको पता है हम लोग एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। स्पेशल टेक्निक क्या होता है कि पहले हमें अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं, अब उसके बाद आप लोग की आदत होगी 14% और 15% पे क्या करते हैं कुछ लोग, इंटरपोलेट करते हैं। हम कहते हैं चलो एक और चांस ले लेते, वैसे भी तुक्केबाजी कर रहे हैं तो एक और चांस ले लेते। चांस क्या ले लेते, 14.25 पे अज्यूम कर लेते हैं। और देखो इसमें हमारा आंसर ऑलमोस्ट मैच हो गया, क्योंकि हमारे पीवी लाना था इतना 25.86, हमारा पीवी आ गया 0.59। तो भाई इतना तो टाइम राउंडिंग ऑफ चलता है, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट कितना है, 14.25। अब ये कैसे हमने अज्यूम करते हैं उसका हमने ऑलरेडी स्पेशल टेक्निक बता रखा है, रिवीजन वीडियो में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों को पता है हमारा रिवीजन वीडियो इतना परफेक्ट होता है जितना नॉर्मली रेगुलर क्लास भी लोगों की नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग देखना चाहो देख सकते हो। जिनको भरोसा है अच्छी बात है, जिनको नहीं भरोसा है, जब पूरा मार्केट से ठोकर खाने के बाद आते हैं तब कहते हैं काश आप पे पहले ही भरोसा कर लिया होता, है ना। तो कोई बात नहीं, भरोसा करना है करो, ना करना है ना करो, आपकी मर्जी है। हम तो सिंपली क्या काम कर रहे हैं, हमें तो काम है आपको हेल्प करना, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, हेल्प ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, कोशिश करेगी किसी तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। हाँ जी, आइएगा इसमें देखिए। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी
जो कुछ-कुछ रिसेंट डेवलपमेंट वगैरह है, उस पे मैं अभी रिसेंट 2-3 दिन में और भी 2-4 वीडियो लेके आता हूँ, तो कोशिश करिए कि यूट्यूब पे बने रहो और 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 टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाते रहिए। आइए अब यहाँ देखिए, मनी मार्केट सिक्योरिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जिसमें हमने रेपो ट्रांज़ैक्शन का क्वेश्चन दिया था। इसे मैंने कोई भी मॉडिफ़िकेशन नहीं किया, 4 मार्क्स की क्वेश्चन था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये आप आराम से ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए और इसमें कंफर्टेबली सबने सॉल्व भी किया था, मिस्टेक नहीं किया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट ना करें ना, तो आप लोगों की सॉल्यूशन नॉर्मली आ ही जाता है। नॉर्मली इसको सॉल्व कर लिया था आप लोगों ने। हाँ, कुछ बच्चे ने मिस्टेक जो किया था, प्राइस नहीं निकाला था, पूरा का पूरा अमाउंट निकाल दिया। नहीं जी, आपको हमेशा याद रखना है, क्या करना है आपको, प्राइस निकाल के देना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्राइस पूछा गया है, तो फेस वैल्यू अज्यूम करके कुछ आपको प्राइस दे देना ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके इसके नीचे है, आप उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये भी क्वेश्चन मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया था, बस थोड़ा-सा इसमें बीटा में मॉडिफिकेशन किया था। और ये लास्ट लाइन जो था ना, लास्ट लाइन, हाँ, ये जो आपका बुल फेज और बेयरिश फेज, इसमें मैंने थोड़ा-सा क्या करा था, मॉडिफिकेशन करा दिया था। बाकी और कोई भी चेंज इस क्वेश्चन के अंदर नहीं था। ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सब लोगों ने, आप लोगों ने बहुत कंफर्टेबली सॉल्व किया। बस फिफ्थ फोर्थ पॉइंट में है, मैक्सिमम बच्चों ने जो मिस्टेक किया। इसकी रिक्वायरमेंट बता दूं क्या था इसमें। इससे बोला गया था कि 3 सिक्योरिटी में पैसे लगाओगे और मिनिमम आपको 20% लगानी है, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। तो अब याद रखिएगा, जब मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है, तो याद रखना, मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना, तो हाई बीटा वाले स्टॉक का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा और वो आपको रिटर्न ज्यादा देगा। क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए जैसे इसमें आपका हाईएस्ट बीटा 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट अगर 10% ऊपर जाएंगे ना, तो स्टॉक म्यूचुअल फंड डी जो है ना आपका, म्यूचुअल फंड डी की जो प्राइस होगी ना, 2 टाइम्स ऊपर जाएगा, मतलब 20% ऊपर जाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप किस में लगाइए, म्यूचुअल फंड डी में लगाओगे तो आपका क्या होगा, रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, म्यूचुअल फंड डी में लगाओगे, लेकिन आपको 3 सिक्योरिटी में लगाने और मिनिमम 20% स्पेंड करना है। इसका मतलब 2 और भी तो सिक्योरिटी है ना, तो 2 और सिक्योरिटी में तो लगाना ही पड़ेगा और मिनिमम 20 लगाना है। तो मान लीजिए 2 स्टॉक और भी रखते हो, तो उसमें 20% और 20% आपका क्या होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। ये देखो, ये 20% जो मैंने बताया था, ये वेट था, ये सॉरी, ये रिटर्न था। मार्केट में रिटर्न की बात हो रही है। और ये अब जो 20% की मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, तो 20 लगाओगे एक में, 20 लगाओगे एक में, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20% है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, बैलेंस जो रह गया आपका 60% ही तो बचता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 60% किस में लगा सकता हूँ बताइए, डी में। अब मुझे बताइए, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसके बाद के सिक्योरिटी कौन है जो ज्यादा अच्छा ऊपर जाएगा, तो उसके बाद की सिक्योरिटी तो 1.6 वाले ही है, ठीक है। तो इसमें भी 20 लगाना चाहिए, इसमें भी 20 लगाना चाहिए, है ना। और इसमें आपको 60 लगा के जो रिटर्न होगा वो निकालना, वो रिटर्न आपके लिए मैक्सिमम होगा बुल फेज के अंदर। बियरिश फेज में मार्केट नीचे जाने वाला है, तो याद रखना, मार्केट नीचे अगर जा रहा है, तो आप कम से कम बीटा वाले में लगाओ, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो लॉस होने वाला है। तो बोलोगे सर लॉस हो रहा है तो मार्केट में से पैसे निकाल लेते, पैसे निकालना नहीं है, 3 स्टॉक में तो लगाना ही है आपको, और वो भी 20-20% तो कम से कम लगाने। तो हम ऐसा करते हैं, 20% तो लगाना मजबूरी है, तो एक काम करते हैं, 60% ना हम ऐसे स्टॉक में लगा देते जिसका बीटा सबसे छोटा होगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो मैंने बीटा ही निगेटिव दे दिया है, कितने मजे की बात है बताओ, कैसे। बीटा निगेटिव होने से क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। बताओ कितने मजे की बात है, 60% शेयर में लगा दिए पैसे अगर आपने इसमें, तो मार्केट नीचे जाते हुए भी आपकी प्राइस ऊपर जाएगी और आप कमाओगे, रिटर्न आपका मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, लोअर बीटा से अपर की तरफ आपको पैसे लगाना है। इसमें 60%, इसमें आपका 20% और इससे ऊपर इसमें 20%, इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना था। यही फोर्थ पॉइंट था और मैक्सिमम बच्चों ने आप लोगों में से फोर्थ पॉइंट पे मिस्टेक किया था। और ऐसा नहीं कि ये मैंने अपने तरफ से कुछ करके दिया था, मैंने अपने तरफ से तो सिर्फ डेटा ही चेंज किया था। ये रिक्वायरमेंट आपका ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट बीटा और एसेट्स बीटा वाले, इसमें भी आप लोगों की जो क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं किया हुआ था। हाँ, कुछ लोगों ने अनरिलेटेड और रिलेटेड को नहीं पकड़ पाया। इसमें मैंने अनरिलेटेड प्रोजेक्ट दिया था ना आपको, इस चीज़ों को नहीं पकड़ में आया था। क्योंकि देखो होता क्या है, आपने इस प्रोजेक्ट बीटा वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, याद करना कि हम ऐसे बिजनेस में पैसे लगाए जिसमें हम नए हैं। अगर तो हम मान लीजिए नए हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी एंटिटी के रिस्क को हम अपना रिस्क बनाते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉक्सी बीटा को यूज करते हैं। तो अब आप अगर प्रॉक्सी बीटा अगर आप यूज करने जा रहे हो, तो वो सिमिलर नेचर के बिजनेस को हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे अगर अनरिलेटेड प्रोजेक्ट बोल दिया ना, मतलब वो मेरे वैसे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रखा है जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, हमारे वैसे वाले को कंपैरिजन करना है। जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन में
जैसे फ्रोजन फूड पैकिंग वाली एक कंपनी है, तो उसने मिस्टर वाई को वाई लिमिटेड को देखने गए, वो भी सिमिलर है, लेकिन उसने क्या करा, अनरिलेटेड प्रोजेक्ट में अपना 20% पैसे लगा रखा था। मतलब 100 रुपये अगर आपने उसने इन्वेस्ट कर रखा है ना, वाई लिमिटेड जो हमारे प्रॉक्सी एंटिटी है, तो उस प्रॉक्सी एंटिटी ने 20% अनरिलेटेड में लगा रखा है, तो मतलब 80% इसने किस में लगा रखा होगा बताइए, रिलेटेड बिजनेस में। रिलेटेड बिजनेस मतलब but it has just taken a totally unrelated project accounting 20% of the company's value that an assets which are 0.1.4। हाँ जी, तो ये 80% जो आपने वैल्यू है ना आपके रिलेटेड बिजनेस में, तो आपको क्या करना है, बीटा जो एसेट्स निकालते हो ना वो रिलेटेड बिजनेस का निकालना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉक्सी बीटा निकाल सकते हो। तो इसमें भी आप लोगों का क्या था, परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक था। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं था, आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हमने एक बुक में अपना क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो हमारे बुक का क्वेश्चन था, तो हमारे बच्चे स्टूडेंट जितने भी थे वो तो परफेक्टली सॉल्व कर लिए। हाँ, कुछ बच्चों जो आउटसाइड के स्टूडेंट जो मेरे से नहीं पढ़े हुए फिर भी टेस्ट जो आप क्या कहते हैं अपीयर हो रहे हो, उन लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम नज़र जरूर आई थी, जो दिखने में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए नया था। ठीक है, हमारे लिए नया नहीं था, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, तो हमारे स्टूडेंट तो पूरे के पूरे कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर रखा है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आर्बिट्रेज का दिया था, ये था फ्यूचर का आर्बिट्रेज। इसमें भी आप लोगों ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किए हो, लेकिन जो मैंने ट्विस्ट किया था वहीं पे जाके आप फंसे हो। क्या फंसे हो, देखो मैंने इस प्राइस को बदल दिया था। इस प्राइस को बदलने की वजह से क्या होता है कि पूरे के पूरे ट्रीटमेंट जो होते हैं आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे ये आर्बिट्रेज की जो सॉरी फ्यूचर की जो आर्बिट्रेज आया है, इसमें अब तक एक ही क्वेश्चन आया करता था जिसमें आपका फ्यूचर ओवर वैल्यूड होता था। अभी तक जितने भी बार एग्जाम में आया है ओवर वैल्यूड हुआ करता था, तो ओवर वैल्यूड पे तो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे। मैंने इसमें क्या करा था, इस फ्यूचर को अंडर वैल्यूड कर दिया था। तो अंडर वैल्यूड होते ही क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे फ्यूचर को आपको बाई करना पड़ता है। फ्यूचर बाई करने का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे जाके मैं शेयर क्या करूंगा बताइएगा, बाई करूंगा। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर शेयर बाई करोगे तो आपकी अजम्पशन होती है कि मेरे पास पहले से शेयर होता है, यहाँ पे आप पहले शेयर बेच देते हो। अब आप मुझे बताइए, शेयर अगर बेच दिया और बीच में आपका डिविडेंड पेमेंट हो रही है, याद रखना इसमें जो डिविडेंड है डिविडेंड यील्ड नहीं है, डिविडेंड रेट है, तो फेस वैल्यू पे आपके जाएंगे, क्योंकि क्लियरली लिखा है एनुअल डिविडेंड 20%, तो ये आपका क्या कहते हैं फेस वैल्यू पे 25% 2.5 रुपीज़ को जो डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो आप मुझे बताना, यहाँ पे आपकी अजम्पशन होती है जो शेयर होल्ड कर रहे थे डीपी में से आपने अपने होल्डिंग को क्या करे हो बताइएगा, आपने होल्डिंग को सेल किए हो और ये होल्डिंग फिर दोबारा यहाँ जाके बाई कर लेते, और बीच में डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया तो क्या डिविडेंड आपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया, बोलोगे हाँ। तो आप लोगों ने मैक्सिमम ने जो मिस्टेक किया है, डिविडेंड जो मिस हुआ है वो आपने लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैं बता दूं, जो पहले आपके क्वेश्चन हुआ करता था ओवर वैल्यूड वाले में, तो ओवर वैल्यूड वाले में तो हम यहाँ पे शेयर बेचते थे, और यहाँ पे शेयर अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे हम बाई करते थे, और उस केस में क्या होता था, बाइंग के केस में शेयर आपके डीपी में होता था, तो यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलता था। तो आपने तो डिविडेंड रिसीव करने की आदत थी, बट इस क्वेश्चन में तो डिविडेंड आपका मिस होगा, तो आप वो माइनस करोगे आर्बिट्रेज में, वो आपने नहीं किया, और आपको पता है उतना भी अगर आपने नहीं किया तो 50% मार्क्स तो आपको मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ा आंख कान खोल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।